वेलकम टू स्लीपी क्लासेस एंड डिस्कस करते हैं सबसे पहले यूपीएससी 2017 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग आर एनविसेज्ड बाय द राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। फर्स्ट इज प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स लेबर। सेकंड, अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। थर्ड, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज। फोर्थ, प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज एंड माइंस। तो इसका सही आंसर था ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 1 and 4 ओनली। एंड आज का चैप्टर है हमारा चैप्टर नंबर 7, राइज ऑफ पॉपुलर मूवमेंट्स, क्लास 12 एनसीईआरटी ऑफ पॉलिटी। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले चिपको मूवमेंट से। चिपको मूवमेंट जो था वो एक तरह से स्टार्ट किया गया था या उनके पायनियर थे सुंदरलाल बहुगुणा। ये हम देखते हैं कि इनिशियली एक इकोलॉजिकल यानी कि इन्वायरमेंट रिलेटेड इशू था, बट कहीं ना कहीं लेटर ऑन इसे हम देखते हैं कि एक सोशल इशू में ये कन्वर्ट हो गया, जिससे बाकी सारे मूवमेंट्स को कहीं ना कहीं राइज होने की हिम्मत मिली, मोटिवेशन मिली। तो हम देखते हैं कि कमर्शियल यूज़ ऑफ फॉरेस्ट एरिया बहुत ज़्यादा हो रहा था उत्तराखंड में, क्योंकि जो फॉरेस्ट जो था उसको हम फेल कर रहे थे या गवर्नमेंट फेल कर रही थी ताकि उससे जो है आयरन टूल्स बनाए जा सके। बट लोग जो थे वहाँ के वो इस चीज़ में फेवर में नहीं थे। वो ये चाहते थे कि इकोलॉजिकल बैलेंस को भी मेंटेन करके रखा जाए, तो इन्होंने प्रोटेस्ट शुरू कर दिया इसके लिए। तो गवर्नमेंट ने इससे बचने के लिए एक प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर को ये सारा का सारा जिम्मा सौंप दिया फेलिंग का। तो प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर ने क्या किया, अल्कोहल को हर एक मेन मेंबर को देना शुरू कर दिया या उसकी सप्लाई बढ़ा दी ताकि मेन जो है आगे आए ही ना। तो इनिशियली इकोलॉजिकल बैलेंस को बचाने के लिए या ट्री फेलिंग को बचाने के लिए ट्रीज को हग करना शुरू कर दिया था चिल्ड्रन एंड विमेन ने। तो साथ ही साथ मेन का इसमें डोमिनेशन ना हो तो अल्कोहलिज्म को बढ़ावा दे दिया गया। तो विमेन पार्टिसिपेशन इससे बहुत ज़्यादा बढ़ गई उनमें, क्योंकि आक्रोश था कि कहीं ना कहीं अल्कोहलिज्म को बढ़ावा देकर ये 2-fold मोटिव निकाला जा रहा है। इसलिए गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं इंटरफेयर करना पड़ा और कहा गया, फाइनली ये डिसाइड हुआ कि इकोलॉजिकल बैलेंस को डिस्टर्ब नहीं किया जाना चाहिए, और ये एक बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल मूवमेंट रहा। तब हम देखते हैं कि मूवमेंट्स एक्चुअली में होते कितना टाइप के हैं। तो बेसिकली 2 टाइप के मूवमेंट्स होते हैं, पार्टी बेस्ड मूवमेंट्स एंड नॉन पार्टी बेस्ड मूवमेंट्स। पार्टी बेस्ड मूवमेंट्स जो हैं वो पॉलिटिक्स से कहीं ना कहीं इंस्पायर्ड हैं, पॉलिटिक्स से कहीं ना कहीं जुड़े होते हैं। तो उनमें से एक है ट्रेड यूनियन मूवमेंट। तो हम देखते हैं कि ट्रेड यूनियन जो है बननी शुरू हुई थी, हमारे जो बनी थी वो बनी क्योंकि सोशो इकोनॉमिक इश्यूज पिक्चर में आ रहे थे। क्योंकि जो किसान थे या जो वर्कर थे फैक्ट्री के, वो सोसाइटी में उनको जो इनइक्वालिटी से फेस हो किया जा रहा था, इनइक्वालिटी फेस कर रहे थे, वो इकोनॉमिकली इनइक्वालिटी फेस कर रहे थे क्योंकि वेजेस का मैटर था। इसलिए क्या हुआ, किसान सभाज और ट्रेड यूनियंस पिक्चर्स में आई और उन्होंने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया गवर्नमेंट के खिलाफ, इंडस्ट्रीज के खिलाफ, यानी कि साथ ही साथ ओवरऑल एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री मिलकर सामने है ट्रेड यूनियन या किसान सभा के बेस पे। तो मुंबई में, कोलकाता, कानपुर, बिहार, आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल में इसके लिए मूवमेंट्स शुरू हो गए ताकि कुछ ना कुछ किया जाए, स्टेप किया जाए। साथ ही साथ इन सारी पार्टीज़ का कोई ना कोई पॉलिटिकल कनेक्शन था, क्योंकि इनके वेल एस्टैब्लिश जो नेटवर्क था इस वजह से ही था, क्योंकि कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स से ही रिलेट करते थे, इसीलिए एक ये सक्सेसफुल मूवमेंट रहा। तो अब हम देखते हैं नॉन पार्टी मूवमेंट्स क्या है। तो नॉन पार्टी मूवमेंट जो है, पॉलिटिकल कंडीशंस उस टाइम पे मैं आपको समझा रही थी पहले ही, जब हमने कहा कि कांग्रेस की डोमिनेशन खत्म हुई और जनता पार्टी जो है वो आई कोलिजन में, एक तरह से हम कह सकते हैं पावर में। तो इन दैट केस वो गवर्नमेंट थोड़ी देर बाद ही गिर गई थी। तो एक तरह से पॉलिटिकल कंडीशन हम देखते हैं कि लोगों का कहीं ना कहीं से भरोसा उठ ही गया था कि कोई भी ऐसी ऑपोजिशन पार्टी नहीं है जो कांग्रेस को चैलेंज कर सके या उसकी डोमिनेंस को ख़त्म कर सके। तो इसलिए डेमोक्रेसी में कहीं ना कहीं से लोगों का विश्वास उठना शुरू हो गया था। तो क्या हुआ कि वॉलंटरी इंस्टीट्यूशंस बनने शुरू हुए, जिसको स्टूडेंट्स और मिडिल क्लास जो थे लोग बढ़ावा दे रहे थे, जो सामने आए। फर्दर वो ये चाहते थे कि जितनी भी ये प्रॉब्लम्स अराइज हो रही है, तो इसमें कोका कोला वाली बात भी आती है, कोका कोला के रिलेटेड प्रॉब्लम आई थी। फर्दर जो है हम ये देखते हैं कि करंट सिचुएशन की भी बात करते हैं, तो ऐसे बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो फॉर्म होते हैं जो पार्टी या पॉलिटिक्स से बिल्कुल अलग रह के ही अपना काम करना पसंद करते हैं। तो अब दलित पैंथर्स की बात करते हैं। तो महाराष्ट्र में ये बहुत फेमस हुए, महाराष्ट्र में ही बने हैं 1972 में। तो इनका इशू अनटचेबिलिटी से रिलेटेड था। तो ये जो स्टूडेंट्स थे, जनरली ये दलित स्टूडेंट्स थे जो भी कॉलेजेस में पढ़ रहे थे, तो उन्होंने ये देखा कि कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें लॉ पास करके तो दे दिया है अनटचेबिलिटी के लिए, बट कहीं ना कहीं अनटचेबिलिटी अभी भी प्रैक्टिस की जा रही थी या हो रही थी। तो महाराष्ट्र के कुछ विलेजेस थे, वहाँ पे भी जो अपना अनटचेबल थे या जो पहले अनटचेबल जो लोग थे
उनके लिए जो है अभी भी जो विलेज से बाहर घर बनता था उन्हें एक्सेस नहीं था पानी का। तो इसीलिए इनके अंदर कहीं ना कहीं आक्रोश या गुस्सा पैदा हुआ और इन्होंने दलित पैंथर्स की फॉर्मेशन कर दी। और कहीं ना कहीं जो है ये जो भी अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस करता था उनके लिए वायलेंस जो है उनके ऊपर अपनाई जाती थी, ताकि लोग या गवर्नमेंट जो है इसको कहीं ना कहीं उनकी नज़रों में आए ये चीज़ और इस पर एक्शन लिया जाए। तो इसलिए गवर्नमेंट ने 1989 में ये कहा कि जो भी अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस करेगा उसके ऊपर रिगरस इम्प्रिजनमेंट उसके ऊपर लगाई जाएगी या रिगरस इम्प्रिजनमेंट उस इंसान को, व्यक्ति को कर दी जाएगी। तो फर्दर इसकी सक्सेस की वजह से दलित पैंथर्स की ये बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ एम्प्लॉयज़ फेडरेशन में फर्दर जो है हम देखते हैं कन्वर्ट हो गई। तब हम देखते हैं भारतीय किसान यूनियन। फर्दर जो मैंने बताया था ये पार्टी बेस्ड मूवमेंट्स में से एक था क्योंकि एक यूनियन बन गई थी। तो हम ये देख रहे हैं कि थोड़ा बैकग्राउंड ले लेते हैं इसमें कि जब ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ तो पंजाब हरियाणा के जितने भी फार्मर्स थे उनको कहीं ना कहीं इसका बेनिफिट ज़्यादा हुआ। बट जैसे ही हम 1991 तक आते हैं तो वहाँ पे लिबरलाइजेशन पॉलिसीज़ जो है गवर्नमेंट की कहीं ना कहीं स्टार्ट हो जाती है। तो 1988 में थोड़ी बहुत लिबरलाइजेशन जब शुरू की गवर्नमेंट ने, मार्केट फोर्सेस को अंदर आने दिया हमारे इकोनॉमी के, तो क्या हुआ कि हमारी जो एग्रीकल्चर या सेक्टर की थी जितनी भी प्रॉब्लम थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई, क्राइसिस बहुत ज़्यादा बढ़ गए। तो एज अ रिज़ल्ट इन्होंने प्रोटेस्ट शुरू किया। बेसिकली स्टार्ट किया था राइजिंग प्राइसेस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की वजह से। तो मेरठ में 1988 में ये चीज़ स्टार्ट हुई। तो इनकी डिमांड्स यही थी कि इलेक्ट्रिसिटी के प्राइसेस जो हैं उसे कम कर दें। सेकेंडली जो हमारी बेसिक कैश क्रॉप्स बन गई थी व्हीट या राइस, उसकी प्रोडक्शन के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया जाए। साथ ही साथ शुगर केन के लिए भी उनको मिनिमम जो सपोर्ट प्राइस है वो गवर्नमेंट कहीं ना कहीं दे। तो ये जो कम्युनिटीज़ थी हम देखते हैं बैकग्राउंड कहीं ना कहीं इन कम्युनिटी का बहुत ही बिल्कुल सिमिलर बैकग्राउंड था, जिस वजह से इनका नेटवर्क पहले से ही वेल डेवलप्ड था या वेल एस्टैब्लिश था। साथ ही साथ पॉलिटिकली कहीं ना कहीं ये इंस्पायर्ड थे, अटैच थे। तो इस वजह से एक्टिविटीज़ एंड प्रोटेस्ट जो है बहुत ही स्मूथली कैरी ऑन कर पा रहे थे और कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को जो है दबाव में लाने की कोशिश भी इन्होंने की। तब बात करते हैं एंटी एरक मूवमेंट की। तो एंटी एरक मूवमेंट नेल्लौर एरिया ऑफ आंध्र प्रदेश में शुरू हुआ था। तो वहाँ पे आंध्र प्रदेश में विमेन एनरोलमेंट जो थी वो लिटरेसी प्रोग्राम में वो कहीं ना कहीं शुरू की थी। जो विमेन ने है आगे लिटरेसी प्रोग्राम में पार्ट लेना शुरू किया था। तो उन्होंने ये पाया लिटरेसी प्रोग्राम में कि अल्कोहलिज्म की प्रॉब्लम जो है उनके हाउस होल्ड में वो बहुत ज़्यादा ही कहीं ना कहीं प्रोमिनेंट है। तो अल्कोहल कंजम्पशन के लिए रिगार्डिंग उनका कहीं ना कहीं जो मुद्दा है वो बन गया। और वो ये चाहती थी कि आरक यानी कि अल्कोहल या लिकर जो उस टाइम पे लोकल ब्रांड थी उसके ऊपर कहीं ना कहीं बैन लग जाए। इसलिए क्योंकि विमेन जो है मैक्सिमम केसेस में सफ़र कर रही थी। क्योंकि जो लोग थे या जो मेल मेंबर्स थे वो अपनी जॉब्स नहीं कर रहे थे, एब्सेंट रहते थे। साथ ही साथ घर की हाउस होल्ड की इकोनॉमिक कंडीशन इस वजह से बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी। इसलिए वो चाहते थे कि आरक के ऊपर बैन लग जाए। बट हम ये देख रहे हैं साथ ही साथ विमेन रिलेशन इश्यूज़ भी हो रहे थे, क्योंकि अगर कन्फ्रंट कर रही थी लेडीज़ या लड़कियाँ तो उनके साथ सेक्शुअल असॉल्ट भी हो रहा था, सेक्शुअल हरासमेंट भी हो रही थी। साथ ही साथ डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस भी बहुत ज़्यादा सामने आ रहे थे। तो बट गवर्नमेंट को जो है इससे बहुत ज़्यादा टैक्सेस जो इम्पोर्ट जो हम कहते हैं ड्यूटीज़ है वो बहुत ज़्यादा मिल रही थी। तो बैन लगा देना गवर्नमेंट का एक तरह से सोल्यूशन नहीं था। तो क्या किया उन्होंने, विमेन की रिप्रेजेंटेशन बढ़ा दी, विमेन की वॉइस को एक लीगल बैकिंग मिली बाय द मीन्स ऑफ 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स। तो ये एंटी एरिक मूवमेंट भी एक तरह से बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल मूवमेंट रहा। तो हम बात करेंगे नर्मदा बचाओ आंदोलन की, जो स्टार्ट हुआ था सरदार सरोवर प्रोजेक्ट से। तो इसके अंडर बहुत सारे मीडियम साइज, लार्ज और स्मॉल जो है डैम्स बनाए जाने थे। कहाँ पे? मध्य प्रदेश में, गुजरात में एंड महाराष्ट्र में। इससे इरिगेशन जो है बहुत ही ज़्यादा स्मूथ हो जानी थी, ताकि जो फार्मर्स हैं वो इजीली वाटर उनको सप्लाई मिले अपनी क्रॉप्स के लिए। बट लोग या वहाँ के जो लोकल अथॉरिटीज़ थी वो इसका कहीं ना कहीं जो है अपोज कर रही थी इस चीज़ को, इसके खिलाफ थी। क्योंकि जो है आधे लाख यानी कि 50,000 या उससे ऊपर के जो लोग थे उनको रीलोकेट किया जाना था। एंड लोग ये सोच रहे थे कि गवर्नमेंट ने बिना सोचे समझे ही ये डिसीजन ले लिया। इसलिए नर्मदा बचाओ आंदोलन जो है 1988-89 में शुरू किया गया।
तो नर्मदा बचाओ आंदोलन में लोगों की डिमांड ये थी कि कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस जो है गवर्नमेंट को करना चाहिए। तो इसके अंडर जो है बेनिफिट जो है सोसाइटी का ज़्यादा देखना चाहिए, मतलब लोगों की रिहैबिलिटेशन को भी कहीं ना कहीं ध्यान में रखना चाहिए। कॉस्ट या डेवलपमेंट अपनी जगह तो है, बट लोगों की एस्पिरेशंस क्या है गवर्नमेंट से, उसको भी कहीं ना कहीं ध्यान में रखा जाए। साथ ही साथ जो लोकल अथॉरिटीज़ हैं, से ऑफ लोकल अथॉरिटीज़, जो लोकल अथॉरिटीज़ का मानना है, उनका क्या विचार है, सरकार को उसकी तरफ भी कहीं ना कहीं ध्यान रखना चाहिए। तो साथ ही साथ ध्यान रखते रखते नेशनल रिहैबिलिटेशन पॉलिसी 2003 में गवर्नमेंट ने लॉन्च कर दी। और साथ ही साथ जुडिशरी ने भी या सुप्रीम कोर्ट ने हमारे ये डिसीजन दिया कि आप डेवलपमेंट लाओ, बट साथ ही साथ रिहैबिलिटेशन जो लोगों की है वो कहीं ना कहीं सरकार का जिम्मा बनता है, जो सिर्फ और सिर्फ सरकार को ध्यान में रखना है अगर डैम की कंस्ट्रक्शन उनको प्रॉपर वे में करनी है। तो इस चैप्टर में फ़िलहाल इतना ही है। तो यूपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे वो ये है कि इन इंडिया जुडिशियल रिव्यू इम्प्लाइज फर्स्ट the power of the judiciary to pronounce upon the constitutionality of the laws and executive borders. B. The power of the judiciary to question the wisdom of laws enacted by the legislatures. C. The power of the judiciary to review all the legislative enactments before they are assented to by the president. Fourth, the power of the judiciary to review its own judgments given earlier in similar or different cases. तो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे इसका आंसर। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।